नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप हमारी नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख रहे हैं। इसके साथ आपको बताएं कि मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल आपने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मजहबी नफरत में शिद्दत आती जा रही है। परसों भी एक अहमदी की शहादत की खबर मिली और इसी तरह जो पाकिस्तान में अहमदी हैं, जब भी इस तरह की खबर सुनते हैं तो अपने आप को भी गैर महफूज समझते हैं। आज पाकिस्तान से एक हमारे दोस्त हैं, ये अहमदी नहीं है, गैर जमात हैं। मैंने सोचा इनसे इनकी राय भी ली जाए कि क्या इस तरह लोगों को शहीद करना, कत्ल करना जायज है? क्या इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है? ये कोई मौलवी नहीं है, आम शहरी है और देखते हैं कि एक आम शहरी को भी ज़ाहिर है इन चीजों का पता होगा। चलते हैं पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, ये मैंने सोचा कि आए दिन पाकिस्तान में लोगों को शहीद किया जाता है, कत्ल किया जाता है मजहब के नाम पे। आप भी वहीं पे पाकिस्तान में रहते हैं, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? बहुत ज्यादा गलत है ये तो। किसी को भी किसी के मजहब में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। जो कहीं लगा उसको उधर ही लगा रहना देना चाहिए। सबसे तो बड़ी बात है कि किसी का कत्ल करना ही नहीं चाहिए। किस बात पे ये कत्ल करते हैं? कोई वजह तो होती है ना कत्ल करने की। ये कहते हैं जी कि हम अगर किसी को कत्ल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, वहां हमें हूरें मिलेंगी। आप भी इन चीजों पे यकीन रखते हैं? इन हूरों वाली बातों पे यकीन तो रखते हैं, लेकिन ये कुरान में किधर लिखा है कि किसी को कत्ल करो बिला वजह? कत्ल का तो जिक्र ही नहीं है कुरान पाक में। लोगों ने कुरान पाक पढ़ा ही नहीं है तो इनको इल्म इस चीज का किधर से हो कि किसी को कत्ल कितना बड़ा जुर्म और कितनी बड़ी सजा है अल्लाह ताला की बारगाह में। अच्छा, ये बताइए कि जो आप वहाँ पाकिस्तान में देखते हैं कि आए दिन हालात जो हैं वो मजहब के नाम पे लोगों को परेशान भी किया जाता है और फिर उनकी दुकानें भी लूट ली जाती है, उनको और भी नुकसान दिए जाते हैं, बेगुनाह जेलों में डाले जाते हैं। कभी किसी और मुल्क में भी आपने सुना कि इस तरह मजहब के नाम पे लोगों को परेशान किया जाए? आज तक तो वैसे कभी भी नहीं सुना। तो हमारी नजर में हालांकि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं ये लास्ट 10 साल में, तो जितने की ये बुराई की तरफ जा रहा है, महंगाई सिर्फ इन लोगों की अपनी हरकतों की वजह से है सब कुछ। अच्छा, एक चीज लोगों ने बिला वजह लोगों के बिला वजह इन लोगों ने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में तो इन लोगों ने आना ही है ना एक दिन। अच्छा, ये जो लोग मजहब की इतनी उनको फिक्र होती, जब आप कोई खरीदारी करने जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां पे आपको दयानतदार लोग नजर आते हैं जो दयानतदारी के साथ अपना काम कर रहे हो? तकरीबन 100 में से कोई एक बंदा दयानतदार नजर आएगा। बाकी लोगों का ना अल्लाह ताला पे से भरोसा ही उठ गया हुआ है। ये कहते हैं कि जो कुछ भी करना है बेईमानी से ही कमाना है। अल्लाह ताला पर इन लोगों का भरोसा है ही नहीं। कोई हजारों में एक आदमी होगा जिसका अल्लाह ताला पे भरोसा होगा। वैसे इन लोगों को अल्लाह ताला से भरोसा उठ गया हुआ। ये हर काम में बेईमानी है, हर काम में 2 नंबरी है। किसी ऑफिस में चले जाते हैं आप, अपना जेन्युइन काम करवाने के लिए तो रिश्वत के बगैर आपका काम नहीं होगा। दूध वाले के पास जाते हैं उसमें बेईमानी होगी। गोश्त, फ्रूट, कहीं भी चले जाए बेईमानी होगी। अच्छा सर, ये बताइए 22 करोड़ लोग वहां पे हैं और अक्सरियत मुसलमानों की है, बहुत कम है दूसरे लोग इनकी नजर में। और फिर क्यों ये मसाइल है वहां पे कि हर चीज में आपको परेशानी होती है? खरीदारी पर भी कोई काम, जिस तरह आपने बताया, तो मुसलमान तो बताया गया कि वो ईमानदार होते हैं, दयानतदार होते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं। तो क्या वजह ये? सिर्फ कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता। उसके लिए बकायदा इनकी तालीमात होनी चाहिए। ठीक है,
मौलवी लोग, ये लोग ना नमाज पढ़ने जाते हैं। सुबह आप फजर की नमाज के टाइम पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में चले जाएं, 10 से 15 बंदों से ऊपर आपको बंदे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ईमान कमजोर हो गए हुए हैं, सिर्फ इनको ये पता कि हमने कलमा पढ़ लिया है तो हम मुसलमान हैं। इसके अलावा इनको कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बताया। इसी वजह से इन लोगों के ईमान कमजोर हो गया कि उनको पता ही नहीं है इस्लाम के मुतल्लिक। अगर जो लोग अहमदी लोग इनको इस्लाम के मुतल्लिक गाइड करते हैं तो ये इनको काफिर बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि नमाज में आपने बताया कि बहुत कम तादाद होती है, तो जब कोई जलसा जुलूस किसी का निकालना हो वहां तो बड़े लोग पहुंच जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं, उधर ये लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताएं सर कि आप भी वहां पाकिस्तान में रहते हैं और वहां पे आप जिस तरह देखते हैं हालात, आए दिन उलमा है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, सियासतदान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, मगर गलती कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मेरी गलती है। यही तो सर वजह है कि अगर ये गलती को मान लेंगे तो फिर ये फसादात किसी किस्म के, यानी लड़ाई झगड़े, अहमदियों के ऊपर जुल्म, उसके अलावा क्रिश्चियन लोग हैं उनके ऊपर जुल्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये लोग मान ले तो। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पे एक और चीज देखने में आई पाकिस्तान में कि फितना फसाद के लिए लोग बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? जल्दी ये सिर्फ इल्म की कमी है, तरबियत की कमी है। तरबियत नहीं हुई इन लोगों की, इन लोगों को तरबियत की जरूरत। आपकी बात काट रही, जरा ठीक कर ले मोबाइल ना जी। इन लोगों को तरबियत की सर जरूरत है। नहीं तरबियत करेगा कौन? इल्म की कमी है सर, तरबियत करेगा कौन वहां पे उनकी? जो लोग इनकी तरबियत करने वाले हैं वो उनको जो हकीकत है वो बताते ही नहीं है। उलमा लोग हैं वो बताते ही नहीं है। नहीं आपके ख्याल में उलमा की तरबियत हुई है? उनको कुरान के मुताबिक इनको सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन वो बताते ही नहीं है इस बारे में। आपके ख्याल में के पास चले जाए जी जी, उलमा कुरान ने पाक के मुताबिक खुद जिंदगी गुजार रहे हैं आपके ख्याल में? गुजारते हो तो पाकिस्तान में फसादात ही ना सर हो, अगर ये इस्लाम के मुताबिक कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो। अच्छा ये नहीं गुजार रही है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो ये तशद्दुद किया जाता है ये मजहब के नाम पे किया जाता है पाकिस्तान में। जी मजहब के नाम पे किया जाता है पाकिस्तान में। अच्छा कभी आपको भी किसी ने आके कहा कि आप जल्द से जुलूस में शामिल हो या आप जनाब ये काम करें? तकरीबन ये ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मेरे एक दोस्त की कॉल आई हुई थी। अच्छा। तो मुझे कह रहा था कि वो खादम रिजवी वाली जमात जो है उसमें शामिल हो जाओ तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अच्छा। यकीन करें आप। अच्छा ये आज का वाकया ही है? हाँ जी आज का वाकया, तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले की बात है। ये किसी दोस्त की मेरे की कॉल आई हुई थी मुझे, तो वो बातें करते करते ना आपस में इमरान खान के मुतालिक, सियासत के मुतालिक, तो वो इस तरफ आ गया। मुझे कहता सब कुछ छोड़ के ना रिजवी साहब की जमात में दाखिल हो जाओगे तो डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। तो फिर आपने क्या कहा कि जन्नत के मुतालिक जाना या नहीं जाना? मैंने कहा मैं अपने मालों से ही चला जाऊंगा, अगर मेरे माल अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे जरूर ले जाएंगे जन्नत में। अच्छा इसका मतलब ये क्या फोन करके बताया जाता है कि अगर आपने जन्नत में जाना है तो फला वो रिजवी की जो जमात उसमें शामिल हो जाए तो फिर आपके गुनाह बख्शे जाएंगे? ये भी नहीं उसने कहा कि फिर हिसाब नहीं होगा? ये यानी कि ना जो इंसान ना जिस यानी कि ना मजहब यानी कि जिस जमात के पीछे लगा ना वो उसकी बात करता है। जिस तरह मदनी चैनल वाले सतारी साहब कोई उनके पीछे लगा, वो कहते हैं कि उनके पीछे जाएंगे तो जन्नत मिलेगी। तो अहले हदीस है वो कहते हैं अहले हदीसों के पीछे आओगे तो जन्नत मिलेगी। जो अहले तशी है वो कहते हैं जी इमाम बारगाह में आओगे, हमारे जाकरों की बातें सुनोगे, जो जाकर कहते हैं वो सच है, आपको जन्नत मिलेगी। बस हर बंदा ही अपनी अपनी एक लाइन पे लगा हुआ है इधर। तो हकीकी इस्लाम का पता ही नहीं है किसी को। अच्छा आज ही मैं मदनी साहब के बारे में एक प्रोग्राम देख रहा था, एक मौलाना मंजूर साहब है वो उसके बारे में बता रहे थे कि ये टीवी चैनल पे गए हैं, वहां पे खुसरे नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं,
तो ये कौन से मजहब की ये बातें करते हैं नासिर मदनी साहब? आपने भी शायद वो वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, मगर मैंने देखी है। तो ये उलमा जो है, ये अभी तक नहीं देखी जी जी। ये उलमा जो है, ये जब खुद इस तरह की महफिलों में जाएंगे तो ये लोगों की तरबियत कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यानी कि इतने बड़े आलम को तो ऐसी महफिल में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर नाच गाना हो। अगर ये आगे इन चीजों से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। इसका मतलब ये खुद भी मजहब के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे? जी बिल्कुल ही नहीं गुजारे। मैं तकरीबन चंद दिन पहले एक वीडियो देखी है इनकी, क्या कहते हैं ये जो कनाडा में होते हैं, वो ताहरुल कादरी साहब, कादरी साहब जी जी हाँ जी, ताहरुल कादरी साहब एक वीडियो देखी है, उनकी बर्थडे मनाई जा रही है और डांस हो रहा उधर म्यूजिक के ऊपर, तो वो खुद ही लोगों को डॉलर पकड़ा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी आपने मुझे भी वो वीडियो भिजवाई थी, मुझे याद आ गया ना। जी 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 हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब मलिक साहब ये ताहरुल कादरी साहब तो कहते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिलते रहे हैं और बड़े बड़े ये दावे करते हैं। तो इनकी बहुत गलत बातें करते हैं ये लोग, इनकी हरकतें कैसी है? नहीं हम लोग बयान कर सकते जी, बस गलत हरकतें। आपको कहा ना कि ये लोग इस्लाम से बहुत दूर है, ये कुरान का तर्जुमा पढ़े, इस्लाम का जिंदगी इस्लाम के मुताबिक जिंदगी, अगर इन्होंने पढ़ भी लिया तो फिर भी नहीं इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे। अच्छा, अब इतना बड़ा ये आलम है ताहरुल कादरी, उसकी बात कर, जरा मोबाइल ठीक कर ले। तो ये आप बताइए कि इसके दावे तो बहुत बहुत बड़े थे कि उस वक्त जब मॉडल टाउन में 14 बंदे जो है उनको कत्ल कर दिया गया, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। ये कोई आपके ख्याल में जो वादे करते हैं लोगों के साथ, वो सच्चाई के ऊपर होते हैं या ये सियासी तौर पर वादे होते हैं इनके? ये तो तकरीबन हमने भी आज तक नहीं देखा। इतने इतने आलम, इतने इतने जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, ठीक है, तो तकरीबन हफ्ता निकलेंगे, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद ये सब कुछ एकदम ही ठप हो जाता, गायब हो जाते हैं। ये तो हमारी समझ में भी नहीं आज तक ये बात आई। अच्छा, आपके ख्याल में ये भी हो सकता है ये बिक जाते हैं, इनको पैसा पूसा अंडरग्राउंड दे दिया जाए कि गायब हो जाओ अब यहाँ से? असल बात ही ये, अब आपने असल बात खुद ही अपने मुंह से कर दिया, यही बात मैंने आपको बताने दी। असल बात ही ये होती है, बस वो पैसे जब इनको मिल जाते हैं, इनकी डिमांडें पूरी हो जाती है, जितनी इन्होंने डिमांड की होती है वो इनकी पूरी हो जाती है, तो ये ठप हो जाता सारा काम उसी वक्त। अच्छा, इसका मतलब ये है। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ये जबरदस्त बातें आप हमारा चैनल 9 टीवी इंटरनेशनल इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक पर देख जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने वहां पे देखा, पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, जो सियासतदान हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये फिर ब्लैकमेल आपके ख्याल में करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पैसे फिर लेके तो गायब हो जाते हैं? ये बात हो रही थी। तो यही हालात आजकल अवाम की है कि ये मोबाइल से लोगों की वीडियो बना के जो मीडिया वाले वो भी ब्लैकमेल कर रही हैं बंदे, खवातीन को, लड़कियों को। तो ये तो सिलसिला बड़ी दूर तक फिर निकल गया ब्लैकमेल का वहां पे। सर तकरीबन ये ब्लैकमेलिंग तो हमारे मुल्क में ना, यानी एक ना फैशन सा बन चुका है। यानी लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सियासतदान, छोटे सियासतदान बड़े सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हैं। जिसकी किसी के पास कोई ब्लैक मूवी होती है ना, वो उसको ब्लैकमेल, आवाज जरा ठीक कर जाता है ना, तो वो उसको, वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला तो तकरीबन आम है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज बहुत आम है, सियासतदानों से लेकर तो गरीब अवाम तक ये चीज आम है इस मुल्क में। तो ये जिस तरह उलमा जिनको जब तक पकड़े नहीं जाते कहते ये बहुत बड़े उलमा थे, और जब वो पकड़े जाते तो कहते ये सबसे बड़ा बदकार था। तो आपके ख्याल में ये अंडरग्राउंड, ये उलमा की भी यही गेम चल रही होगी? कुछ ऐसे भी वाकयात जरूर होंगे मेरे ख्याल में। सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है इनके आपस में, सब कुछ इनको पता होता है क्या करना है। बाद में ये लोग इकट्ठे बैठ के एक टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, टीवी चैनलों पे एक दूसरे को ये गालियां देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के बाद इकट्ठे ये लोग खाना खाते हैं। यही हाल मौलवियों का भी है। अच्छा, आप एक आम शहरी है, ये बताइए कि ये कहते हैं जी पार्लियामेंट में दयानतदार लोग जाते हैं, 62-63 जो भी वहाँ के कवानीन है, जो भी वो
اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کتنے پاکستان میں جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں وہ دیانتدار ہوتے ہیں؟ میں تو تقریباً نہ دیکھے، نہ تو میری اتنی زیادہ عمر ہے تو نہ اتنا تجربہ ہے. میں اپنے تجربے کے مطابق ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا ایک بھی بندہ اگر بخشا جائے گا نا تو ہم تو پھر سمجھے کہ آرام سے بخشے جائیں گے. اچھا، یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. اچھا، کچھ دن پہلے شاید آپ نے دیکھی ہو کہ وہ وزیر بلدیات جو سندھ کے ہیں، وہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اس کے سر پہ شراب کا گلاس ہے اور وہ شراب کا گلاس ہے. یہ ہاں جی، یہ تقریباً یہ پچھلے سال کی مووی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے. ہاں جی. اچھا، اسی طرح یہاں آپ کے نون لیگ کے بھی دیکھے گئے جو یہ مجرے شجرے کراتے ہیں، ڈانس پارٹیاں چلتی ہیں. سب کچھ یہ ویڈیو پہ سوشل میڈیا پہ عام ہے یہ چیزیں، فیس بک پہ آتی ہیں لیکن غائب ہو جاتی ہیں بعد میں. نہیں، لیکن یہ بتائیے سارے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کے جو نمائندے ہیں، جو 22 کروڑ لوگوں نے ہمیں وہاں بھیجا منتخب کر کے، تو ہم ان کی تقدیر بدل دیں گے، ہم ان کے حالات بدل دیں گے، ہم ان کی زندگیاں بدل دیں گے. مگر یہ تو اپنی زندگیوں میں مست ہیں، نشے میں چور ہے، تو یہ کس طرح زندگیاں بدلیں گے عوام کی؟ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں ایک بھی بندہ اگر بخشا گیا نا تو سمجھ لے کہ پورا پاکستان بخشا جائے گا ان کے پیچھے. جتنے کے کرپٹ یہ لوگ ہیں، انہوں نے غریبوں کا پیسہ چوس چوس کے تماش بینی کر لی، آؤٹ آف کنٹریوں میں گھر بنا لیے ہیں. بس چھوڑ ہی دے ان لوگوں کے. تو جتنی کہ کرپشن ان لوگوں نے کیا، عوام کو انہوں نے یہ سمجھ لے کہ عوام کے قاتل ہیں. پاکستان میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ قرضئی ہوتا ہے، وہ قرضئی ان کی وجہ سے ہوتا ہے. پیسے انہوں نے لیے، قرض عوام کو ادا کرنا پڑ رہا ہے اس کا. اچھا، اگر ان لوگوں نے کوئی خدمت کی ہو، جس طرح یہاں نواز شریف ہے باہر جاتا ہے، اس کے بیٹے باہر جاتے ہیں انگلینڈ میں بھی، تو اسے چور چور چور، پھر ان کو غصہ بھی چڑھتا ہے. اب چور کو چور نہیں بولیں گے تو کیا آپ کے خیال میں بولنا چاہیے؟ تو چور کو چور ہی بولنا چاہیے، اور مور تو بول نہیں سکتے. تو چور ہی ہے نا سر، یہ چور ہی ہیں. تو عمران خان کی حکومت میں کیا یہ بھی سب چور لٹیرے ہیں؟ آپ کو کیا بتائیں کہ پاکستان میں مہنگائی کس حد تک پہنچ گئی ہے. جو سامان گھر کا میں تقریباً 7-8 ہزار میں راشن لے کے آتا تھا، کل میں گھر کا راشن لینے گیا ہوں، کٹھا ہی لیا تو ایک ماہ کا تو 13,000 کا آیا جو میں 8,000 میں لے کے آتا تھا. اس کا مطلب کافی چیزیں جو ہے ان کی پرائس اوپر چلی گئی ہے. آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ تو یہ اچھا، تھوڑی سی عام آدمی کی بات کرتے ہیں، غریب آدمی کی، جس جو 10-15 ہزار روپے جس کی مہینے کی جو انکم ہے، تو وہ کس طرح پھر یہ زندگی گزار رہا ہے سر؟ یقین کریں، اپنے محلے میں ارد گرد محلے وقوع میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے ہمارا تو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن جب سائڈ پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا دل ہرٹ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم کس کنٹری میں پیدا ہو گئے ہیں. لوگ بیچارے 50-50 روپے کا گھی لے کے جاتے ہیں، 20-20 روپے کی چینی لے کے جاتے ہیں، 30-40 روپے کا دودھ لے کے جاتے ہیں چائے بنانے کے لیے. ایسے لوگوں کے حالات کر دیے ہوئے ہیں ان حکومتوں نے. اچھا، 50 روپے کا آپ نے گھی بتایا، تو وہ کتنی دیر چلتا ہوگا ویسے؟ میرے خیال سے تو اس کی تو ایک ہانڈی بھی نہیں، ایک ٹائم کی ہانڈی بھی نہیں بنتی ہوگی گھر کی، کچن کی. اچھا، اب ایک دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ عوام بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی، مولوی بھی، سارے کہہ رہے کہ ہم پاکستان کے لیے بڑی جی خدمات کر رہے ہیں اور وقت نکال رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ خدمت کوئی نہیں ہو رہی، سب داد دپا چل رہا وہاں پہ. چلیں، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، میڈیا کے بندے ہیں، آپ ہمارے سے زیادہ آپ کے سامنے ساری خبریں آتی ہیں. آپ مجھے بتا دیں آپ کو کوئی چینجنگ نظر آئی ہو، کسی عالم میں چینجنگ نظر آئی ہو، کسی یعنی کہ آپ سیاستدان کا بتا دیں کہ اس نے کوئی نیک کام کیا ہو، آپ ہمیں بتا دیں اگر آپ نے کچھ دیکھا ہو. آپ تو حالانکہ میڈیا کے بندے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ نااہل ہیں، بالکل ہی نکمے ہیں یہ لوگ، نکمے. اچھا، ایک اور جو چیز وہاں پہ دیکھنے میں آئی کہ لوگ، جیسے ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے اوپر، وہاں پہ میسج لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے میسج مجھے آتے ہیں ان میں سے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، ہمیں یورپ کا کسی طرح ویزا مل جائے، ہم یورپ میں پہنچ جائیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کے حالات سے تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ.
हाँ जी, सिर्फ हालात से तंग आने की वजह से लोग जाते हैं। वैसे लोगों को क्या जाने की जरूरत है यूरोप जाने की या कहीं और भी जाने की? इन लोगों की वजह से, हालात की वजह से महंगाई इन लोगों ने इतनी कर दी हुई है, कारोबार बर्बाद कर दिए हुए हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मेरा इधर एक बिजनेस है खुद का, ठीक है। तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, रैंक ऑफिसर मेरी शॉप पे आया, तो बैठा हुआ था, किसी काम से आया, तो उसके सामने कोविड के बारे में बातें शुरू होगी। तो उसने एक बात हमें कही, उसने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ना, मैं इस बात को नया कुरान को हाजिर नाजर जान के एक बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये कोविड के लिए उन्होंने यानी कि करंटीना सेंटर बनाए हुए थे ना हुकूमतों ने, तो उसी वक्त अमेरिका से कॉल आई है कि अमेरिका एड नहीं भेज रहा पाकिस्तान को, ठीक है। कॉल आते ही इस्लामाबाद उसी वक्त इन्होंने ना पूरे मुल्क में वायरस चला दी थी कि पूरे मुल्क से करंटीना सेंटर खत्म कर दिए जाएं उसी वक्त। इसका मतलब कि ताकि अमेरिका पैसे भेजे तो दोबारा हम बनाएं। हाँ, नहीं, अमेरिका पैसे, यानी कि इन लोगों ने ये ड्रामा बनाया हुआ सर कि यानी कि ठीक है हम मानते हैं बीमारी है, लेकिन जिस हद तक ये कह रही है, देखें जी रात को 8 बजे दुकानें बंद कर दें, ठीक है, 10 बजे बंद नहीं करनी, तो क्या अगले 2 घंटों में कोरोना आना होता है? या हफ्ते वाले दिन छुट्टी करें तो बाकी 5 दिन। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि हफ्ते को दुकानें बंद कर दे तो हफ्ते को कोरोना आया ना, दूसरे दिनों में जो मर्जी होता रहे। हाँ, या जिस तरह कोई कोरोना कोई स्टूडेंट है कि उसने फलां दिन आना, 5 दिन उसने छुट्टी करनी है। ये किस तरह के फैसले ये करते हैं, कुछ समझ आती है? यही तो हमारी आपको बताया ना, ये सिर्फ दूसरे मुल्कों से एड लेते हैं, एड लेके वो गरीबों में बांटी नहीं जाती। वो इन सियासतदानों के आप घर जाके देखे, आप लोग परेशान हो जाए कि पाकिस्तान में सियासतदानों के घर जो है 50-50 कनाल में एक बंदे का घर बना हुआ है। अच्छा, ये आपने बड़ी एक अहम बात की, मैंने भी वहाँ फार्म हाउस देखे। ये लोग क्या, इन लोगों को इतने बड़े घरों में ये करते क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि हमारी तकरीबन सारी तकरीबन 150 से 200 घर है इस्लामाबाद में, फैमिली के रिलेटिव जितने भी हैं, मेरी सिस्टर वगैरह सभी लोग फैमिली के ना इस्लामाबाद ही रहते हैं। तो तकरीबन सारी जिंदगी हमारी ना हर साल में तकरीबन 2-2.5 महीने हम इस्लामाबाद रह के आते होते। तो उधर हमारे फैमिली के रिलेटिव के पास ही ना इनके काफी लोगों के अमीन फहीम जो फोत हो गए हैं पीपल्स पार्टी के, उनके उसके अलावा काफी लोगों के फार्म हाउस है। तो वो फार्म हाउस यकीन करें आप 50-50 कनाल के अंदर फार्म हाउस बने हुए हैं, अंदर ही सब्जियां लगी हुई हैं, गार्डन बने हुए हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं। अच्छा, आपने वो क्या नाम लिया, अमीन फहीम, उसके अकाउंट में भी किसी ने पता नहीं 25 करोड़ डाल दिए थे कि कितने डाल दिए थे, उसको भी पता नहीं चला था ना। हाँ जी, डेथ हो गई हुई है उनकी। तो चले डेथ होगी तो फिर कहते जी अगर कोई मार जाए तो उसके लिए अच्छी बातें करें, अगर अच्छी बातें ना हो उसके मतलब तो क्या करें फिर? क्या करें, बिल्कुल यही बात, अब खुद से तो नहीं कोई कर सकते। नहीं तो वो जो अगर वो 50 कनाल या 20 कनाल का घर खुद तो मार गया तो वो साथ तो लेके नहीं गया, तो इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है। जी, सब कुछ इधर ही रह गया। यही तो बात है, इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। इन लोगों ने जुल्म है। आपको यही तो कह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाला अगर एक भी बख्शा गया तो समझे पूरा पाकिस्तान बख्शा जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे, इनको कोई गरीबों का एहसास है, कोई गरीबों की फिक्र है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, एक और ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जबरदस्त बातें ये हमारे दोस्त हैं और पाकिस्तान के मतलब बता रहे हैं कि क्या जिंदगी है वहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो होते ही सच पे हैं। हमारा चैनल 9 News TV इंटरनेशनल, इसे सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं, साथ हमारी नशरियात मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी आप देख रहे हैं। लेते एक ब्रेक के बाद आपकी दोबारा हाजिर। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी दोबारा हाजिर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज मुबारक के साथ, और मेरे साथ एक दोस्त हैं पाकिस्तान से। अच्छा सर, ये बताइए कि एक चीज आजकल और बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि कुरान पाक की तालीम का मसला बना हुआ है। लोग उलमा के पास अपने बच्चों को भेज भी रहे हैं, कुछ जिनमें ये शऊर आ जाता है, जिनमें ये समझ आ जाती है, जो कुछ सोशल मीडिया पे देखते, तो फिर किस तरह अपने बच्चों को वो संभालते हैं, अपना ये उलमा से महफूज किस तरह रखते हैं वहां पे?
सर बच्चों को संभालना तो चले एक अलग बात है, लेकिन ना असल पूछे ना अगर हमारे से, तो पाकिस्तान में कुरान की तालीम खत्म होती जा रही है। ठीक है, जो भी लोग है ना वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाएंगे कि हमने अपने बच्चों को बिकन हाउस स्कूल में डालना है, लाइट स्कूल में डालना है, फ्लावर स्कूल में डालना है, जहाँ पर बच्चों की मंथली फीस जो है ना 15-15, 20-20 हजार रुपए है। ठीक है, तो कुरान पाक भरने ये बच्चों को भेजते ही नहीं है। अगर कोई कारी इन्होंने लगाना ना कि जो अल्लाह ताला की तरफ से किताब उतरी है जिसने हमारे काम आना है, ठीक है, आगे जाके हमारे से अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछा कि आपने मैट्रिक किया है कि बीकॉम किया है कि एमएससी की है। ठीक है, सबसे पहले नमाज का सवाल होना है, कुरान पाक की तालीमात पूछी जानी है। इस बारे में हमारे आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना उसको पता ही नहीं है। पहले कभी हमारे गली मोहल्लों में होता था कि सुबह के टाइम ना मस्जिद में माँ बाप उठाते थे, साथ खुद नमाज पढ़ते थे, साथ हमें लेके जाते थे नमाज पढ़नी, साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करनी। ठीक है, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। आपको बताया कि सुबह मस्जिद में फजर के टाइम तकरीबन 8 से 10 बंदे हर मस्जिद में होते हैं। अच्छा, तो बच्चों को तालीम हासिल करने का माना है। स्कूल की बात आपने की कि फीसें बहुत ज्यादा है, 15 से 20 हजार महीने की फीस है। एक हमारा वक्त था, उस वक्त ये प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, हम आम स्कूलों में पढ़े हुए हैं जो प्राइमरी स्कूल होते थे, और वो टाट पे भी बैठ के शुरू में हमने तालीम हासिल की। मगर आज 15-20 हजार पे देके भी लोगों का जो तलीमी म्यार है बच्चों का, वो तो बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे पास लड़कियां काम करती, कहती हम यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, उनको पाकिस्तान में उर्दू नहीं आती ठीक लिखनी ना पढ़नी। तो ये फिर इसका मतलब ये एक माफिया है जो सिर्फ पैसे बटोर रही है। हाँ, माफिया। ये तलीम के पीछे भी ये तकरीबन जो बड़े लोग हैं मुल्क के, कुछ सियासतदान इसमें इन्वॉल्व है। इन लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं जिधर लोग तकरीबन जो है 1 या 2 ईयर की फीस लोग लाखों में पे करते हैं। ठीक है, उधर होता क्या है कि कोई अगर नालायक है, कोई लायक है, जो लायक है उसको अच्छे नंबरों में पास कर दिया जाता है, उसको पोजीशनें दी जाती है। जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, जिससे उर्दू भी नहीं लिखनी आती ना पढ़ी जाती है, ये लोग उनको भी पास करके तो डिग्री दे देते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब बात है कि उनको भी पास करके वो डिग्री दे देते हैं। तो ये बाद में तो उनको मुसीबत तो ये है कि वो फिर किस तरह जिंदगी आगे। अच्छा, उनमें से एक मुझे एक दफा मिले तो कहने लगे उनको खुद वो कोई बात हुई तो बड़ी कमजोर थी उनकी उर्दू वगैरह, तो मैंने कहा आप क्या करते थे वहां? तो ये भी सोशल मीडिया से, मैं आपको बिल्कुल सही कहती खतून थी, कहती मैं वहां पे टीचर हूँ। एक पाकिस्तान एक प्रोग्राम लगता है जीतो पाकिस्तान, ठीक है, उसमें ये मैंने देखा था। तो कहती कि मैं टीचर हूँ। तो वो बंदा जो वो क्या नाम है उसका जो प्रोग्राम करता है, उसने कानों को हाथ लगा लिया कि अगर आप टीचर हैं तो बेड़ा ही गर्क है। तो यही आपको बता रहा हूँ कि ये माफिया सारे एक, यानी कि जो लोग यानी कि ये प्राइवेट बहुत ज्यादा कॉलेज बन गए हुए हैं। तकरीबन ज्यादातर लोग प्राइवेट, जी फलां गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये पंजाब कॉलेज है, ये सब माफिया है। ठीक है, ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए सालाना लोगों से बटोर लेते हैं, उनके बच्चे ही पास हो जाते हैं। लोगों को तो सही पूछे तो कईयों को तो उर्दू भी नहीं बोलनी आती। अच्छा, तो गरीबों के बच्चे अभी भी वहां पे हैं स्कूल जो सरकारी, वहां यहाँ पे आपने देखा कि कभी किसी सरकारी स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? सर हम खुद तकरीबन गवर्नमेंट स्कूलों में स्टडी की हुई है। मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, फर्स्ट ईयर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। सब लोग कॉलेज से यानी कि हम तकरीबन सब बहन भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो नहीं, आप कभी इत्तेफाक हुआ किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाने का? अब तो लोग उसका नाम भी नहीं लेते। अब तो गवर्नमेंट स्कूलों को वो ही लोग जाते हैं कि जो बेचारे यानी कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फीस नहीं दे सकते मंथली, वो ही लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। वैसे तो खत्म हो चुका है रिवाज पाकिस्तान के अंदर के कोई गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई मोहल्ले का बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो लोग उसको हकारत की नजर से देखते हैं। अच्छा, ये भी एक मसला इसका मतलब बन चुका है कि एहसास कमतरी का शिकार वो बच्चे इस तरह फिर हो जाते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है कि जिस तरह अमीर गरीब का फर्क बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है, अब बच्चों का भी यही हालात सामने आ रहे हैं।
جی بالکل سر یہی مسئلہ ہے، یعنی کہ نا لوگوں نا، یعنی کہ جو بچہ کسی کا غریب کا جاتا ہے نا گورنمنٹ اسکول میں، تو لوگ اس کو اچھا فیل نہیں سمجھتے، اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ جا حال انہوں نے کی پڑھنا لکھنا، پنجابی میں یعنی اس کو ادھر کہتے ہیں انہوں نے کی پڑھنا لکھنا وے انہوں نے کام ہی کرنا ہے ہو 54 سالوں اس طرح بولتے ہیں لوگ۔ اچھا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان ربوہ ہائی اسکول جاتا تھا تو وہاں پہ ایک لالی ایک فیملی ہے، وہ کافی دیر سے یہ لالیاں کے پاس ہیں، تو وہ کافی دیر سے پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے، ایم این اے یہ وہ بنتے رہتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اور وہی اسی اسکول میں وہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی نا، آج میرا خیال ان میں بھی کوئی ایم این اے بنا ہوگا کوئی، تو اس وقت پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے، اب جیسے جیسے پرائیویٹ اسکول آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ موجود ہے، کسی بھی شہر چلے جائے تو نارمل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تعلیم کا معیار بہت بلند ہو جانا چاہیے تھا نا۔ جی بالکل، مگر کیا وجہ ہوئی معیار بلند نہیں ہوا کیونکہ ان لوگوں نے بھی جس طرح مذہب کو بھی کاروبار بنایا ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا سر بیچا ہوا، اسی طرح انہوں نے نا تعلیم کو بھی بزنس بنا لیا ہوا۔ تعلیم نہیں ہے یہ بزنس ادارے ہیں، اس کو بزنس ادارے، آپ پاکستان میں کوئی بھی اچھا اسکول بنا لیں ٹھیک ہے، کالج بنا لیں ٹھیک ہے، پرائیویٹ تو ادھر سہولتیں دیں تو آپ کا یہ بزنس چل گیا، ساری زندگی کے لیے آپ کا بزنس چلتا رہے گا، یہ بزنس ہے۔ اچھا یورپ میں بھی پرائیویٹ اسکول ہے، یہ نہیں کہ یورپ میں نہیں ہے، کافی مہنگے اسکول ہیں یہاں پہ، مگر جو عام اسکول ہے ان کی زندگی ان کی جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی بہت زبردست ہے یہاں پہ، یہ انہوں نے تعلیم پہ بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ جرمنی کی جو وزیر اعظم ہے اس نے ٹیچر جو تھے ان کی تنخواہیں بہت زیادہ بڑھا دی نا، تو جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے، تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو انہوں نے تعلیم دلوائی ہے، آپ نے خود نہیں لی، ٹیچر آپ کو تعلیم دیتا ہے تو ہم اس کا معیار بلند رکھنا چاہتے ہیں ٹیچر کا نا۔ اچھا بالکل بظاہری بات ہے، محسن ہوتا ہے تقریباً باپ کے برابر درجہ ٹیچر کا، جنہوں نے حضرت علی نہیں فرماتے جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اچھا اب یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں کہ وہاں بھی ٹیچر ہیں، لیکن میں جرمنی کی مثال اس لیے دی کہ اگر یہ یورپ کے ممالک میں اسکول آپ دیکھیں تو بچوں پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، بچوں کے والدین سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور جب یہ وہاں پڑھانے کے لیے آتے تو صرف وہی کام کرتے جس کام کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ میں نے دیکھا ایک دن میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو بچے پڑھ رہے تھے، تو جو ہمارے وہاں پڑھانے والے تھے میں ان پر غور کیا تو وہ اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کسی اور ہی دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کر کیا رہے ہیں نا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حالانکہ ڈیوٹی کے وقت آپ دیکھیں کہ آپ جس کام کے لیے ہیں وہ کام کرنا چاہیے آپ کو۔ ناظرین آج یہ عام ایک شہری پاکستانی ہمارے تھے پاکستان سے، ان سے ہم نے بات چیت کی، ان سے ہم نے پوچھا کہ وہاں کی زندگی میں کیا کوئی تبدیلی آ رہی۔ اچھا آخر میں بتائیں کہ عمران خان روزانہ تقریر کرتا ہے، ٹیلی فون کال لیتا ہے، تقدیر بدل رہا ہے لوگوں کی، قسمتیں بدل رہا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں عن قریب وہاں آپ کو نظر آئیں گی، آپ کو وہاں میوہ جات نظر آئیں گے، تو کوئی اس طرح کی اثرات نظر آئے؟ کوئی پہلے جیسے بارش آتی ہے تو پہلے بادل آتے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر بعد بارش ہونے والی ہے، کوئی بادل شادل آئے؟ ہاں جی بالکل، میں سر بیسیکلی خود عمران خان صاحب کا نا بہت بڑا فین تھا، وہ تو بہت بڑے لوگ، بہت زیادہ لوگ ہیں نا جی، لیکن اب میرا نا دل ان کی وجہ سے نا کافی ہرٹ ہو چکا ہوں میں ان سے، کیونکہ کوئی کارکردگی نظر ہی نہیں آ رہی، 3 سال ہو چکے ہیں، سوائے مہنگائی کے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے۔ اچھا آپ کے خیال میں کچھ پولیس آپ بتائیں کہ پولیس کچھ بہتر ہوئی ہے وہاں پہ؟ کوئی اخلاقی طور پہ کوئی تمیز تہذیب کے ساتھ لوگوں سے اب بات کرنا شروع کر دی اس نے؟ بالکل ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ آپ کو کسی نے اگر کہا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ پولیس والوں کی تقریباً ادھر لوگوں کے ساتھ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اتنی گندی لینگویج ہوتی ہے، گالی کے علاوہ تو یہ بلاتے ہی نہیں ہے نا کسی کو۔ اچھا ناظرین آج پروگرام کافی لمبا ہوا کیونکہ اہم مسئلے تھے، کچھ میں نے کہا پتہ کرے پاکستان میں بھی کیا چل رہا ہے،
तो इंशाल्लाह कल फिर एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया, फिर भी आपके साथ प्रोग्राम करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने साथ प्रोग्राम में लिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, ये पाकिस्तान से एक दोस्त थे, अहमदी नहीं है, ये गैरत जमात है। ये हमें इसी तरह इन्होंने राब्ता कायम किया था, मैंने कहा इनके साथ प्रोग्राम करें। आप देखते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं, हकीकत को जानते हैं, वो आके मीडिया पे भी सच्ची बातें करते हैं। और उन्होंने बिल्कुल सच बताया कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे। तो हमारे जो चैनल है इसका मकसद भी यही होता है कि सिर्फ सच आपके सामने लेके आए। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम में, जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।